खंड व वर्णनात्मक प्रश्न गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में हम देखेंगे। साथ में ये जो अथवा वाला है बेटा, अथवा में जो प्रश्न आए इनको भी देखेंगे और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आते हैं आपके, इनको भी आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर जो पद्यांश दिया है ऊपर, उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बाकी ये जो नीचे दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में हम देखेंगे। बाकी आगे के जो प्रश्न हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे बेटा। यहाँ पर अथवा है, ये नीचे वाले को भी देखेंगे। बाकी संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित जो हिंदी अनुवाद करना होता है, इन दोनों श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखेंगे बेटा। बाकी यहाँ पर आपका खंडकाव्य पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। ये आपके ज़िले के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है बेटा। बाकी यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और कवि के जीवन परिचय और प्रमुख रचनाओं के बारे में बेटा आज की वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही ये श्लोक है, आपको लिखना है बेटा। और आगे जो प्रश्न आए, इन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में हम देखेंगे, पत्र और आवेदन पत्र। और ये जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं, तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में देखेंगे। बाकी जो निबंध है इसको भी देखेंगे बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बेटा ये है आपका, देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बेटा, आपको पता है कि ये जो पेपर है आपका, जो प्री बोर्ड हुआ है आपका अभी 2026 में, हिंदी में जो अपने यूपी बोर्ड क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी प्री बोर्ड की परीक्षा दी थी, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2025 लिखा है, लेकिन ये 2026 का बेटा पेपर है। तो आप लोग अपना पेपर इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। ये वही पेपर है जो आपने प्री बोर्ड में दिया था बेटा। तो यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं बेटा 20, इन प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में हम ये जो खंड बा है, जिनमें 50 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं खंड बा से, तो इन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहले में आपको क्या होता है कि दो गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और इनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप लिखते हैं कि ये किस पाठ से है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो ये बेटा मित्रता पाठ से है और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाकी रेखांकित अर्थ की जो व्याख्या करनी होती है बेटा, जो रेखा खींची गई है, ये लाइन आप देख पा रहे हैं, तो जहाँ से खींची है और जहाँ से एंड हुई है, इतने जो लाइन्स हैं बेटा, इनकी हमें व्याख्या करनी होती है। अगर यही लाइन यहाँ पर होगी तो इतने की हमें करनी होगी। यहाँ से अगर यहाँ से है या इधर से समझ लीजिए, अगर इधर से है तो इतनी लाइन्स की हमें बेटा व्याख्या करनी होती है। जहाँ पर लाइन होगी वहाँ पर उतनी की व्याख्या करनी होगी। किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है, इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं बेटा। तो उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, संदर्भ की हेडिंग डालेगी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, इस तरीके से फुल स्टॉप होगा, ये वाला फुल स्टॉप नहीं होगा बेटा। आगे आप इसकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे बेटा, तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं। अब लेखक का नाम यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, जैसे प्रस्तुत
रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारी युवावस्था या बचपन कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार या कोई भी व्यक्ति मनचाहा आकार दे सकता है, उसी प्रकार हमारे आचरण और विचारों को भी संगति के अनुसार किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अगर अच्छी संगति, देखिए यहाँ पर लिखा है, अच्छी संगति हमें देवता जैसा अच्छा बना सकती है और बुरी संगति जो है हमें राक्षस जैसा बुरा बना सकती है। यह सब हमारे आसपास के लोगों के प्रभाव पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो बेटा आपके रेखांकित रेखा की गई थी उसकी व्याख्या है ये केवल। बाकी आगे जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए एक प्रश्न था कि किन लोगों की संगत हमारे लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, गद्यांश के अनुसार 2 प्रकार के लोगों की संगति जो है हमारे लिए हानिकारक है। पहले, जो लोग हमसे अधिक मजबूत जो लोग हमसे अधिक मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, क्योंकि हमें उनकी बातें बिना किसी तर्क के माननी पड़ती है, जिससे हमारा स्वयं का विकास रुक जाता है। तो हमें ऐसे लोगों को की संगति करना हमारे लिए हानिकारक है, जो लोग हमसे अधिक मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की आप संगति करेंगे तो अपनी जो उनकी जो बातें हैं आपको बिना किसी तर्क की माननी पड़ती है। अगला है, जो लोग हमेशा हमारी ही बात को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों की संगति भी हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो हम पर कोई दबाव रहता है और ना ही हमें सही मार्गदर्शन के लिए कोई सहारा मिलता है, जिससे हम मनमानी करने लगते हैं। ये फुल स्टॉप है। तो बेटा इनका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। ये पैसेज है बेटा, यहाँ पर देखिए, यहीं पर मिल जाएगा। ये पहले का तो आपको पता ही है कि मित्रता नामक पाठ से है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाकी रेखांकित अंश ये है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जैसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे वह राक्षस बनावे या देवता बनावे। यानी लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग, बेटा इसकी व्याख्या हम लोगों ने देख ली है, आपको पता ही है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, क्योंकि जब हम युवावस्था में होते हैं तो बेटा हम जब समाज में आते हैं तो समाज में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो अगर हम बुरी संगति में आ जाएंगे तो हम राक्षस के जैसे बुरे बन जाएंगे, और अगर हम उस अवस्था में अच्छी संगति में आ जाते हैं तो हम जो देवी देवताओं हैं उनके समान सम्माननीय हो जाएंगे, यानी अच्छे बन जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पर कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान इसलिए बोला है क्योंकि कच्ची मिट्टी की मूर्ति जो होती है बेटा, उसे कुम्हार जो है अपना मनचाहा आकार दे सकता है। लेकिन अगर उसी कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति है उसे आग में तपाया जाए तो वो कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति है वो मजबूत हो जाएगी और उसे आसानी से हम दूसरा आकार नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो हम लोग होते हैं, यानी जो युवावस्था में जब हम लोग आते हैं तो हम इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, यानी हमारे विचारों में इतना दृढ़ता नहीं होती, इसलिए हमें उस समय अपनी संगति पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस समय अगर बुरी संगति में आ जाएँगे तो हम राक्षस के समान बुरे बन जाएँगे, और अगर हम अच्छी संगति में आ जाते हैं तो हम देवी देवताओं की तरह सम्माननीय हो जाएँगे या अच्छी श्रेणी में आ जाएँगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये इसमें कहा गया है बेटा। क्योंकि जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम अच्छा हमारे लिए क्या है और क्या गलत है इसकी समझ हमें आ जाती है। तो जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते, उस अवस्था में आने से पहले हमें अपनी संगति पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे देखिए, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं। ये बेटा जो आपका ये गद्यांश है, ये ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से है। इसके देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें करना है। बाकी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने से क्या होता है, तो इन सभी का आंसर आपको इसमें मिलेगा। बाकी इनका भी आंसर देखिए इसी में हमें मिला है। देखिए इन दोनों का आंसर तो हमें पता चल गया, बाकी किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है या हानिकारक है,
देखिए यहाँ पर पहले वो व्यक्ति हैं जिनकी संगति हमें हमारे लिए हानिकारक है, आप ये लिखेंगे। बाकी दूसरे जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। देखिए यहाँ पर लिखा ही है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती। तो ये वे व्यक्ति हैं जिनकी संगति हमें हमारे लिए हानिकारक है। बाकी दूसरे जो वे लोग हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखे, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है और हम अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो इसका आंसर भी बेटा आपको इसी में ही मिल जाएगा। तो बाकी नीचे वाला जो आपका गद्यांश है, इनका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा। आइए इनका हम वो देख लेते हैं बेटा, इसका जो आंसर है। बाकी इसका आंसर अभी इसमें मैं ढूँढ के भी दिखा दूँगा। तो हमने पहले गद्यांश का आंसर्स देख लिए हैं और अब चाहें तो पहले गद्यांश का जो बेटा संदर्भ लिखेंगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यावरण या गद्यांश हमारी गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। आप चाहे तो इस तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं या फिर जो जैसा मैंने पहले बताया उस तरीके से लिख सकते हैं आप। बाकी ये आपका दूसरा जो गद्यांश है उसका संदर्भ है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्षा तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से लिया गया है या अवतरित है। ये बेटा आपका सेकंड गद्यांश का संदर्भ है। बाकी आप चाहें तो संदर्भ इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपके पेपर में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्षा तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बाकी यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे जो इसकी व्याख्या है बेटा वो देख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे, रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं। अब लेखक का नाम आप ज़रूर बता दीजिएगा। जैसे दिनकर जी हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। इनका नाम ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा बेटा। जैसे कि रेखांकित अंश में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं या कहते हैं कि ईर्ष्या की भावना मनुष्य के आनंद को नष्ट कर देती है। जब जब किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या पैदा होती है या उत्पन्न होती है तो उसके लिए दुनिया की सुंदरता खत्म हो जाती है। उसे तेज चमकता हुआ सूरज भी फीका सा लगने लगता है और पक्षियों का जो मधुर संगीत है वो और खिले हुए जो सुंदर फूल हैं वो सभी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसे आकर्षित नहीं करते हैं, मानो वे देखने लायक ही ना हो, ऐसा उसे लगने लगता है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है। ईर्ष्या व्यक्ति की सकारात्मक सोच को पूरी तरह से नकारात्मक बना देती है। तो इसका आंसर आपको बेटा इसी में मिल जाएगा, पैसेज में ही मिल जाएगा, आई मीन गद्यांश में मिल जाएगा। देखिए यहीं पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो व्याख्या है, आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या तो मैंने बता दी। बाकी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है, तो इसका आंसर आप यही सब लिखेंगे कि मनुष्य के हृदय में जब ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है तो जो सूरज होता है, सूरज भी उसे मध्यम से लगने लगता है और पक्षियों का जो गीत होती है उसमें जादू नहीं रह जाता और उसे वो सब देखने का मन नहीं कहता, क्योंकि और जो ईर्ष्या होने पर जो सकारात्मक सोच होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, नकारात्मक इंसान को बना देती है। इसका आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका थर्ड वाला बेटा प्रश्न है उसका आंसर ये है, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे,
जब मनुष्य ईर्ष्यालु हो जाता है या उसके मन में जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वह जीवन के हर सुख से वंचित हो जाता है। उसका मन हमेशा दूसरों की सफलता या खुशी से जलता रहता है वो, और जिससे वह अपने आसपास की किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाता है बेटा। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। आइए अब हम पद्यांश के जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं उसको देखते हैं बेटा। ये यहाँ पर 2 पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है। देखिए यहाँ पर अथवा लिखा है, लेकिन आज की वीडियो में हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। ये बेटा आपका सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी जिनसो हित जदुनाथ। तो ये आपके सूरदास जी का है, सूरसागर नामक ग्रंथ से के पद से है ये। बाकी यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में करनी, ये जो जितनी रेखा है इसकी, और श्री कृष्ण जी को ब्रज की कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो आइए इन प्रश्नों के बेटा उत्तर देखते हैं। उससे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी आप हिंदी समझ लीजिए। जैसे कि उद्धव यहाँ पर उद्धव जी हैं जो कि श्री कृष्ण जी के मित्र हैं, और मोही मतलब है मुझे, ब्रज बिसरत नाही का मतलब है ब्रज यानी गोकुल का क्षेत्र जो भूला नहीं जाता है। बाकी वन उपवन, वन मतलब जंगल और उपवन मतलब बगीचे। सघन कुंज की छाई का मतलब है घने पेड़ों की छाया। प्रात प्रात समय मतलब सुबह का समय। और जसुमती अरुनंदा यानी माता यशोदा जी और नंद बाबा जी। सुख पावता मतलब सुख पाते थे। और माखन रोटी दयो सजायो, माखन मतलब मक्खन, रोटी मतलब रोटी, दयो मतलब दही। तो मक्खन रोटी और दही सजाकर। अति यहाँ पर देखिए, अति हित साथ खवावत यानी बहुत प्यार से साथ में खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलता यानी गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते थे। और सब दिन हंसता हंसत सिराता यानी सारा दिन हंसते हुए यूं ही बीत जाता था। सूरदास जी यहाँ पे बेटा इसी के ही हमें क्या बोलते हैं व्याख्या करनी, इसको ध्यान से समझिए। देखिए सूरदास जी धनी धनी ब्रजवासी यानी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी जो हैं ब्रजवासी जो हैं वो धन्य हैं। जिन्हों हित जदुनाथ यानी जिनके हितैषी, हितैषी मतलब जो भलाई कर चाहने वाले हैं, और वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। तो जिनकी भलाई चाहने वाले स्वयं कृष्ण जी हो वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत धन्य होता है। तो जो ब्रजवासी हैं उनकी भलाई चाहने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण जी हैं। इसलिए सूरदास जी ने ब्रजवासी को बहुत ही ज़्यादा धन्य बताया है। बाकी यहाँ से क्या बोलते हैं आपका ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन नीचे तक की आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो गोपी ग्वाल बाल संग खेलता का मतलब है गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते, सब दिन हंसता सिराता मतलब सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। तो आइए इसकी जो व्याख्या है उसको देखते हैं बेटा। ये सबसे पहले तो हम संदर्भ देखेंगे बेटा। संदर्भ आप इस तरीके से लिख लेंगे कि यह पद या पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। बाकी आगे आप जो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे, देखिए लास्ट के 2 जो लाइंस थी उनकी व्याख्या हमें करनी है क्योंकि उसी पे अंडरलाइन थी बेटा। तो देखिए पहले जो पंक्ति थी हमारी वो ये थी कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलता, सब दिन हंसता सिरात। तो इसकी हिंदी देख लीजिए बेटा, हमने इसके वर्ड्स की हिंदी देख ली है। इस पंक्ति में श्री कृष्ण जी उद्धव से अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए कहते हैं कि
ब्रज में वे गोपियों और ग्वाल बालों के साथ सारा दिन तरह तरह के खेल खेलते थे। उन मित्रों के साथ हंसते खेलते हुए पूरा दिन कब बीत जाता था इसका पता ही नहीं चलता था। यहाँ पर जो सिरात है बेटा, सिरात का मतलब होता है बीत जाना या समाप्त हो जाना। बाकी जो नेक्स्ट जो लाइन है, जो अंतिम लाइन है लास्ट वाली, देखिए वो ये है, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसे हो हित जदुनाथ, यानी श्री कृष्ण जी। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, पद्यांश की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनका इतना अधिक हित या भलाई चाहने वाले कौन है, स्वयं जदुनाथ जी हैं, यानी श्री कृष्ण जी हैं। और सूरदास जी का भाव यह है कि उन ब्रजवासियों का भाग्य सराहनीय है जिनके प्रेम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भावुक हो रहे हैं, उन्हें निरंतर याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बेटा इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या आप इन दोनों को बेटा ऐड करके लिखेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप पहले डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उसके बाद आप लिखेंगे इस पंक्ति में जो हमारे सूरदास जी हैं कहते हैं कि, फिर उसके बाद आप ये वाले पूरी लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे की लाइन लिखेंगे बेटा। तो आइए हम अगला बेटा जो हमारा पद्यांश है उसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए अगला जो पद्यांश को पहले हम देख लेते हैं क्या क्या उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर बेटा देखिए हमने इन तीनों इनके और ये रेखांकित अंश यानी इनकी व्याख्या देख ली है। बाकी एक प्रश्न और है यहाँ पर, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर लिखा है वैसे आंसर। यहाँ पर जो वहाँ के वन उपवन है यानी जंगल और बगीचे हैं, और जो माखन रोटी है, और जो उनके साथ खेलते थे बेटा, ये सभी उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो इसका आंसर देख लीजिए कैसे लिखेंगे हम। तो बेटा इसका आंसर आप इस तरीके लिखेंगे, जैसे श्री कृष्ण जी को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, तो आप आंसर लिखेंगे, पद्यांश के अनुसार श्री कृष्ण जी को ब्रज का प्राकृतिक सौंदर्य और माता पिता का दुलार यानी माखन रोटी खिलाना, और मित्रों यानी जो गोपी ग्वाल बाल के साथ वो बिताया हुआ जो समय था उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, याद आ रहा है बेटा वो समय। तो ये आप लिखेंगे आंसर में बेटा। हमारा अगला जो पद्यांश है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला पद्यांश बेटा ये है, ये निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। ये तो यहाँ पर जो बेटा जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ये पद्यांश में शीर्षक का नाम बताना, कवि का नाम बताना है, और रेखांकित अंश यानी ऊपर की जो 2 लाइन्स हैं उनको उनकी व्याख्या करनी है। उपर्युक्त पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है ये भी बताना है। तो आइए जल्दी से बेटा इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इनमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बेटा वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। जैसे निर्भय का मतलब होता है बिना डर के। स्वागत करो मृत्यु का, यानी मृत्यु का स्वागत करो। विश्राम स्थल का मतलब है आराम करने की जगह, और जीव मतलब आत्मा या प्राणी। नवजीवन संबला मतलब नया जीवन रूपी सहारा। सरिता मतलब है नदी। श्रम से कातरा मतलब थकान से थका हुआ। काया रूपी वस्त्रा मतलब शरीर रूपी कपड़ा। बहाकर मतलब त्याग कर। तो आइए बेटा इसका जो पहला जो प्रश्न था कि शीर्षक का नाम और कवि का नाम बताना था, उसको देखते हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्टली शीर्षक का नाम और कवि का नाम ऐसे हेडिंग दाग के लिख सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है बेटा। आगे हम व्याख्या देखेंगे। तो रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या बेटा इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हेडिंग आप डालेंगे बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या, केवल इतनी हेडिंग डलेगी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर बेटा देखिए आप लिखेंगे कवि ने, अब यहाँ पर कवि का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, जैसे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि, या प्रस्तुत पंक्ति में या दी हुई पंक्ति में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु को एक नदी, जो कवि हैं यानी त्रिपाठी जी ने मृत्यु को एक नदी यानी सरिता के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा एक थका हुआ व्यक्ति नदी में नहाकर या स्नान करके ताजगी महसूस करता है, उसी प्रकार जीवन के श्रम से थका हुआ व्यक्ति जीव मृत्यु रूपी सरिता में स्नान करके करता है। इस प्रक्रिया में वह अपने पुराने शरीर यानी काया रूपी वस्त्र को त्याग देता है और एक नया जीवन तथा नया शरीर धारण करता है। यह मृत्यु को अंत न मानकर एक विश्राम और पुनर्जन्म का माध्यम बताया गया है। और लास्ट में फुल स्टॉप। आगे जो प्रश्न है बेटा वो ये था कि उपर्युक्त पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है। तो बेटा इसमें शांत रस है, आप आंसर लिखेंगे। क्यों है इसका कारण देख लीजिए। इन पंक्तियों में शांत रस की प्रधानता है क्योंकि कवि ने यानी त्रिपाठी जी ने मृत्यु को एक भयावह घटना के बजाय शांति और विश्राम का एक स्थल बताया है, इसलिए यहाँ पर बेटा क्या है, शांत रस है। आइए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। आगे के जो प्रश्न है बेटा वो हमारे संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद हमें करना है। तो बेटा चलिए इनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले इन वर्ड्स की बेटा हिंदी समझ लेते हैं। जैसे अस्माकम मतलब होता हमारी, संस्कृति मतलब होता संस्कृति, सदा मतलब हमेशा, गतिशीलता मतलब गतिशील रहती है यानी निरंतर आगे बढ़ने वाली होती है, वर्तते मतलब है। बाकी मानव जीवनम मतलब है मानव जीवन को, और संस्कर तुम मतलब है संवारने के लिए और शुद्ध करने के लिए, और यथा समयम मतलब है समय समय पर या उचित समय पर, नवा नवा मतलब नई नई होता है, और विचारधारा मतलब है विचारधारा को, और विचारधाराम है ये, स्वीकरोति मतलब होता है स्वीकार करती है। बाकी ये वाला देख लीजिए बेटा, युक्तम मतलब है तर्क संगत और उचित। बाकी आगे देखिए लिखा है यहाँ पर नवा मतलब नया, शक्ति मतलब शक्ति, और चा मतलब और प्राप्नोति मतलब होता है प्राप्त करती है, और दुराग्रह मतलब होता है गलत हट या पक्षपात। बाकी यहाँ पर इसका मैंने पहले बता दिया आपको। कल्याणकारी मतलब होता है कल्याण करने वाला, और सहर्षम मतलब होता है प्रसन्नता के साथ, और ग्रहित मतलब है ग्रहण करना या स्वीकार करना। बाकी समभाव मतलब होता है समान भाव, और यहाँ पर लिखा है औदार या मतलब होता है उदारता, और आचार्य मतलब होता है आचरण में, दृढ़ता मतलब होता है मजबूती और स्थिरता, और शाश्वत मूल्यसु मतलब होता है सनातन मूल्यों को, और निहितम मतलब है समाया हुआ और या निहित। तो आइए बेटा जो इसमें संदर्भ लिखना है, फिर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखते हैं बेटा इसका। यहाँ पर वही ये वर्ड्स हैं बेटा जो मैंने अभी बताए, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए
और इसे एक बार इसको लर्न कर लीजिएगा बेटा, जिससे आप आसानी से उस संस्कृत जो दी गई है उसका आप संस्कृत का जो गद्यांश दिया गया उसका अनुवाद आप बना सकें। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेटा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो उसमें आए हुए हैं उनकी हिंदी है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप संदर्भ बेटा जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृता नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप जो प्रसंग लिखेंगे बेटा उसमें लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। और फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे या केवल अनुवाद डाल सकते हैं। और अनुवाद में आप इस तरीके से लिखेंगे, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या समय के अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ दुराग्रह नहीं है, जो युक्त यानी तर्क संगत है और कल्याणकारी है, वह यहाँ सहर्ष ग्रहण किया जाता है, यानी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव और विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो ये जो अगला हमारा बेटा, अगला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हम लोगों ने देख लिया, बाकी जो अगला था बेटा अथवा में, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। इनका भी मैं अभी बता देता हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनकी हिंदी। बाकी अथवा वाले का संदर्भ और प्रसंग और अनुवाद देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर ये जो पाठ है बेटा वाराणसी से है आपका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसके आगे आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे बेटा, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। तो आगे आप बेटा इसका जो अनुवाद लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर और पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं देश विदेश में भी सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। ये बेटा इसका हिंदी अनुवाद है। बाकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बेटा इसी में से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इदम मतलब है यहाँ, और संगम स्थली मतलब होता है मिलने का स्थान या मिलन केंद्र। बाकी ये सारे आप देख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और इसका आप लोग अनुवाद कर लीजिएगा जैसा अभी पीछे मैंने बताया है। तो अगला प्रश्न बेटा हमारा है, जो संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना होता है संस्कृत के श्लोक का बेटा। तो ये
श्लोक दिए गए हैं 2, तो आइए इनका भी हम संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखते हैं बेटा। ये आप चाहे तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी हम लोगों ने ऊपर जो संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखा है बेटा, उसका ये एक लाइन का अनुवाद है बेटा। जैसे अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीलता वर्ते, यानी हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रहती है। तो ये जो पहला था आपका उन सब का है, जैसे यहाँ से लेकर इसका हिंदी अनुवाद बेटा ये है, इतना है। तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बाकी इसकी हिंदी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले भी बताया। बाकी देखिए ये हिंदी अनुवाद है, और ये जो इतनी जो लाइन्स हैं आपके, पहला जो पूछा गया था यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसकी हिंदी यहाँ से है। और बाकी जो आपका नेक्स्ट था इदम नगरी वाला, जो बता रहे थे वाराणसी चैप्टर से बेटा, वो देखिए पहले जो लाइन आई थी उसकी बेटा हिंदी ये है। दूसरी जो आई थी बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसकी हिंदी नीचे बेटा ये है, अनुवाद है मतलब। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बेटा, यहाँ से लीजिए, और उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये वाला बेटा ले लीजिए इतना। तो आइए जो हमारा संस्कृत के जो श्लोक थे बेटा, उनके पहले इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वहाँ पर यूज़ हुए हैं उसको समझ लेते हैं। जो पहला श्लोक था बेटा, वो उसमें मानम जो था, इसका मतलब है अभिमान या घमंड को, हित्वा मतलब छोड़कर, प्रियो मतलब प्रिय, भवती मतलब होता है, और क्रोधम मतलब क्रोध को, हित्वा मतलब है बेटा छोड़कर, और ना मतलब नहीं, और सोचती मतलब है शोक करता है, का कामम माँ मतलब है कामना या इच्छा को, हित्वा मतलब छोड़कर, और अर्थवान मतलब धनवान या समृद्ध, भवती मतलब होता है, लोभम मतलब लालच को, हित्वा मतलब छोड़कर, सुखी मतलब सुख, भवेत मतलब होता है। तो इन वर्ड्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और इसे लर्न कर लीजिएगा, तभी आप आसानी से उसका हिंदी अनुवाद कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस श्लोक जो है उसका संदर्भ देखेंगे। तो आप इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है, यानी अवतरित है। इसके जो आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे इन या इस श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। आगे आप अनुवाद बेटा लिखेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हर एक लाइन का बेटा अनुवाद है। जैसे 2 ही लाइन का आपका है श्लोक, तो यहाँ पर जो पहली लाइन है उस लाइन का बेटा हिंदी अनुवाद ये है कि अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय यानी सभी का प्यारा हो जाता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। बाकी जो सेकंड लाइन थी पहले श्लोक की, ये थी, इसमें है कि इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान यानी संपन्न हो जाता है, और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। हमारा जो नीचे वाला बेटा अथवा में था, ये भवन्तु वाला, सर्वे भवन्तु सुखना वाला, तो उसका जो श्लोक है उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसकी हिंदी बेटा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। सर्वे जैसे सर्वे मतलब सभी लोग, भवन्तु मतलब हो, सुखना मतलब सुखी, सर्वे मतलब सभी, और संतु मतलब हो, निरामया मतलब निरोगी या निरोग या स्वस्थ, सर्वे मतलब सभी, भद्राणी मतलब कल्याण या मंगलमय, और पश्यन्तु मतलब देखे, माँ मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई भी, दुर्भाग मतलब दुख का भागी, भवेत मतलब हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए मैं बड़ा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा बेटा, तभी आप आसानी से बना पाएंगे आपके पेपर में। तो देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति जो ये आपका पार्ट है, इसमें आया है ये। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
ये कई बार आया है बेटा, 2026, 18, 2020, 22, 23 और 2025 में भी आया था। तो इस बार 2026 यूपी बोर्ड की परीक्षा जितने भी बच्चे दे रहे हैं इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2026 में भी आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। तो देखिए, यह प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है या अवतरित लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। बाकी इसकी हिंदी तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया मतलब कोई भी निरोगी ना हो, यानी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी का कल्याण हो, और माँ कस्य दुर्भाग्य भवेत् यानी कोई भी दुख का भागी ना हो, यानी किसी को भी दुख ना हो। तो इसकी बेटा अनुवाद आप इस तरीके से लिख लीजिएगा यहाँ पर कि सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो मतलब किसी को भी कोई बीमारी ना हो, सभी कल्याण को देखे यानी कि सभी का कल्याण हो, मंगलमय हो, और कोई भी दुखी ना हो यानी कि कोई भी दुख का भागी ना बने। तो बेटा ये हमने श्लोक देख लिया, आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारे आगे जो प्रश्न था बेटा ये है, तो आगे के आप लोग बेटा थोड़ा वीडियो को क्या करिए, आगे बढ़ा लीजिए, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा होगा आपको इन सब चीज़ों में, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, स्पीड में देखिए या फिर तो जल्दी-जल्दी आप मतलब ये सब जो मैं ऐसे पेजेस खोलता हूँ तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, तो जल्दी-जल्दी मतलब आप लोग आगे बढ़ा दिया करिए। यहाँ पर देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर बेटा ये ऊपर वाला हमने देख लिया है। मैं बता दूँ आपको कि चौथा प्रश्न का ये वाला भी देख लिया, बाकी सर्वे भवन्तु वाला भी देख लिया है बेटा। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद हम लोगों ने देख लिया है। बाकी देखिए 5वें प्रश्न में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो बेटा इसका आंसर तो मैं बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको मैं अलग से बता दूँगा आपको। बाकी आपको ये जितने भी दिए जाते हैं यहाँ पर इनमें से किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना होता है बेटा प्रश्न का, और आपके ज़िले के अनुसार आपको लिखना होता है। तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, हिंदी के जो टीचर हैं, आप लोग एक बार उनसे मतलब पूछ लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन-सा खंड काव्य आप लोगों के पेपर में आता है, तो उसी को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। बाकी अभी तो नहीं बता पाऊँगा बेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, हम आगे के प्रश्न को आज की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये अलग-अलग मतलब ज़िले में अलग-अलग पूछा जाता है इसलिए। तो बाकी ये सब भी आप देख लीजिए, जैसे कि ये जय सुभाष और अग्र पूजा, मातृभूमि के लिए, तो ये सभी में से एक का आपको करना होता है बेटा। जैसे ज्योति जवाहर हो गया, ये सभी। तो आप लोग अपने टीचर से एक बार पूछ लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन-सा आपके पेपर में आता है, या फिर आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न है हमारा, देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना के बारे में हमें लिखना है। और नीचे बेटा कवि दिए गए हैं, कवि के जीवन परिचय का हमें जीवन परिचय के बारे में लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में उल्लेख करना है। तो जो प्रश्न नंबर आपका 6 का है, उसमें हम ये सेकंड वाला देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि सभी का तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं अलग से आपको मतलब इनका आंसर बता दूँगा, अलग वीडियो बनाऊँगा एक, जिसमें भगवत शरण उपाध्याय जी और धारी सिंह दिनकर जी का बता दूँगा। बाकी आज की वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे, और बाकी ये जो ऊपर है बेटा इनका भी आंसर मैं बता दूँगा आने वाले वीडियोज़ में। और आज की वीडियो में हम जो ये 6 वाला प्रश्न है उनमें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देखेंगे, बाकी कवि में जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इनका जीवन परिचय देखेंगे। बाकी मैं चाहता तो तीनों का ही हूँ बताना, लेकिन समय काफ़ी लग जाएगा इसमें बेटा, लंबी वीडियो भी हो जाएगी काफ़ी, तो मैं कोई दूसरी वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा। जैसे ये देखिए, ये राम नरेश त्रिपाठी जी, श्याम नारायण पांडे जी, तो इनका मैं आने वाले वीडियोज़ में बेटा बता दूँगा। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक आपको लिखना होता है, जो इस
प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक आप लोग 2-3 श्लोक अच्छे से लर्न कर लीजिएगा जिसको आप पेपर में लिख सकें, क्योंकि आपको वो श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बाकी आइए जीवन परिचय देखते हैं बेटा। तो जीवन परिचय में सबसे पहले आप इस तरीके से डालेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पर दूसरे का आप कर रहे हैं, छठे का दूसरा कर रहे हैं, तो आप दूसरा डाल दीजिएगा सेकंड इस तरीके से, फिर उसके बाद आप लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सेकंड डालेंगे इस तरीके से और फिर हेडिंग डालेंगे जिसका आप कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे जीवन परिचय और फिर जीवन परिचय आप लिख देंगे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में या गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था और माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता जो महादेव सहाय जी थे वो संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे और माताजी जो थी इनकी एक वो धार्मिक महिला थी। वे राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करती थी, यानी इनकी माताजी इन्हें रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। इनका जो परिवार था बेटा गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो छपरा यानी बिहार जिले के जीरादेई नामक गांव के स्कूल में हुई थी और पढ़ाई की तरफ इनका जो रुझान है बचपन से ही था बेटा। ये परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि के छात्र होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में हमेशा क्या आते थे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। आगे लिखा है बेटा कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान से क्या कर ली, पास कर ली और फिर कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। आगे लिखा है बेटा कि अपना अध्ययन पूरा करने के बाद इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की और सन 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह देश प्रेम में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया बेटा। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति और साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना निकट के सदाकत आश्रम चुना और यहाँ पर 28 फरवरी बेटा 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया बेटा। तो इनके बेटा डेथ इतने में हुई थी बेटा। प्रमुख जो रचनाएं हैं बेटा ये देख लीजिए इनकी। भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, साहित्य और बापूजी के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी आप इनका जो साहित्य में स्थान है वो भी लिखते हैं। तो साहित्य में स्थान कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। तो आप हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान और इसके आगे आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक और विचारक थे।
उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, जनसेवा और सर्वजन हिताय की भावना को प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। तो बेटा ये हमारे जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय है और प्रमुख रचनाएं हैं। और लास्ट में आप पेपर में आपके बेटा साहित्य में स्थान जरूर लिखेंगे। अब आइए बेटा जो कवि हैं हमारे तो जो कवि हैं बेटा हमारे, जो कवि का जीवन परिचय हमें लिखना होता है तो उसमें गोस्वामी तुलसी दास जी थे। तो उनका बेटा हमें जीवन परिचय लिखना है। आइए इनको देखते हैं। तो आप जीवन परिचय इस तरीके से हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर जितने नंबर पे बेटा वो होगा उसको ज़रूर लिखिएगा। जैसे फर्स्ट पे है तो फर्स्ट इस तरीके से डालकर फिर लिखेंगे। देखिए इनके जीवन परिचय में लिखा हुआ है, जो तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, यानी गांव में हुआ था। कुछ विद्वान जो है इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे और इनकी जो पिताजी थे वो आत्मा दुबे अ, जी हैं जी थे, और इनकी जो माता थी उनका नाम है हुलसी, ने इन्हें अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरिदास का वरद हस्त प्राप्त हुआ। इनकी कृपा से इन्हें शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ, यानी इन्हें शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी का जो विवाह था वो एक सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली जी के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे। एक बार पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए बेटा। अपनी अनेक रचनाएं इन्होंने काशी और चित्रकूट और अयोध्या में लिखी है। काशी के अस्सी घाट पर सन जो 1632 है बेटा, 32 सॉरी 1600 जो 23 लिखा है यहाँ पर, 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया बेटा। जो रचनाएं हैं इनकी बेटा कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस है। यहाँ पर कविता लिखा है, कवितावली है, कवित्वली नहीं है, कवितावली है बेटा। और आइए इनका जो साहित्य में स्थान है वो भी लिखना है आपको। तो साहित्य में स्थान आप इस तरीके से लिखेंगे, हेडिंग इस तरीके से डाल लीजिएगा और उसके अंदर आप लिखेंगे तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि और संत थे। इनकी जो रचना है रामचरितमानस हिंदी साहित्य की एक अमर कृति है और जिसने भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके आगे बेटा जो हमारे प्रश्न आते हैं, आइए देखते हैं उनको। तो हम लोगों ने जीवन परिचय बेटा देख लिया है। इसके बाद बेटा आपका श्लोक आता है, वो आपको एक श्लोक बेटा 2-3 श्लोक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिनको आप पेपर में लिखेंगे और उस श्लोक को लिखेंगे जो जो आपका पेपर है उसमें ना आया हो, यानी प्रश्न पत्र में ना आया हो। आगे के प्रश्न है बेटा कि अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखना, और ये आवेदन पत्र है बेटा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क माफ़ी के लिए पत्र लिखना है। तो आइए इन दोनों का ही आंसर बेटा देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। बाकी इसके आगे मैं बता दूं कि इसके आगे बेटा आपके 90 प्रश्न पर आते हैं संस्कृत के कुछ प्रश्न उत्तर, और इनका आंसर आपको संस्कृत में देना होता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर 4 दिए होंगे जिनमें से आपको 2 के आंसर लिखने होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम इन चारों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बेटा और फिर उसके बाद हम निबंध देखेंगे बेटा कि आपको एक निबंध इसमें से हम लिखकर बता देंगे। तो बेटा इस तरीके से देखिए 4 निबंध आते हैं लिखने को, लेकिन आपको केवल एक ही निबंध पर लिखना होता है।
यानी जो विषय हैं इनमें से एक विषय पर लिखना होता है निबंध, और ये 7 मार्क्स का होता है बेटा, याद रखिएगा। तो आइए हम पहले जो पत्र है और आवेदन पत्र उसको देखते हैं। आप लोग बेटा वीडियो को थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए, आगे मतलब भगा के देख लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। या वीडियो को स्पीड में देखिए बेटा, क्योंकि मुझे थोड़ा ढूँढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए, ये है। यहाँ पे बेटा आपका मोहल्ले की साफ-सफाई के लिए पदाधिकारी को पत्र लिखना था, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम पालिका, शहर का नाम जैसे आप कानपुर लिख सकते हैं या लखनऊ। विषय आपका ज़रूर लिखिएगा, इस तरीके से हेडिंग ज़रूर डालिएगा। विषय जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं निबंध, तो विषय क्या है? मोहल्ले की समुचित साफ-सफाई हेतु। फिर उसके बाद माननीय महोदय जी आप लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, मोहल्ले का नाम का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में पिछले यहाँ पर अपना नाम आप ना लिख दीजिएगा अ, आबासा, और मोहल्ले का नाम आप लिख दीजिएगा कोई, और या अपना नाम ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लास्ट में बस अपना नाम मत लिखिएगा आप, वहाँ पर का, खा, गा लिख दीजिएगा या आबासा। तो आप निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से साफ-सफाई की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। जगह-जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ जाम हैं, जिससे मच्छरों का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है, और जो संक्रामक बीमारियाँ हैं उसका खतरा बढ़ रहा है। सफाई क जो कर्मचारी हैं वो नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मोहल्ले में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि निवासियों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचाया जा सके। इसके बाद आप साथ धन्यवाद लिखेंगे बेटा इस तरीके से, और फिर उसके बाद भवदीय लिखकर आप अपना नाम मत लिखिएगा, वहाँ पर डालेंगे आप का, ख और ग, या फिर आप डाल सकते हैं आबासा। तो इसको लिख दीजिएगा बेटा। अपना नाम यूपी बोर्ड क्लास 10th में जब आप परीक्षा देते हैं तो उसमें नहीं लिखा जाता है। आगे का देख लीजिए। आगे का बेटा आपका आवेदन पत्र है, जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क माफ़ी के लिए लिखना है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ये अथवा वाला है बेटा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, विद्यालय का नाम जैसे राजकीय इंटर कॉलेज, शहर का नाम जैसे कानपुर आप लिख देंगे, मतलब इसकी जगह पे कानपुर लिख देंगे। विषय ज़रूर लिखिएगा इस तरीके से हेडिंग कि विषय क्या है? शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र। बाकी आप माननीय महोदय, सविनय यह निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। यहाँ पर अगर कोई बालिका लिख रही है, कोई लड़की लिख रही है, तो यहाँ पर छात्रा हो जाएगा। की छात्रा हूँ ऐसे लिखेंगे। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे एक गरीब अब पिताजी का व्यवसाय यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि किसान हैं या मज़दूर हैं, वो लिख देंगे। और परिवार का जो भरण-पोषण है वो बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। घर की आर्थिक तंगी के कारण मेरा परिवार विद्यालय यहाँ पे लिखा है। घर की इतनी आर्थिक तंगी है कि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरा विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा हूँ, और अतः आपसे आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा जो पूरा शुल्क माफ़ है वो करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस तरीके से आप लिखेंगे, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर अगर कोई लड़की लिख रही है तो आप बेटा लिखोगे आज्ञाकारी शिष्या। इस तरीके से लिखेंगे शिष्य और या शिष्या, और या फिर आप छात्रा लिख सकती हैं, या अगर जितने लड़के लिखेंगे तो वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आपका नाम ये नहीं डलेगा, यहाँ पर आप डालेंगे क, ख, ग या आबसा बेटा। तो आइए अगला जो प्रश्न है हमारा संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर थे उनको देखते हैं बेटा। जो पहला प्रश्न था, देखिए अब बार-बार मैं बेटा वो नहीं खोल रहा हूँ प्रश्न पत्र, आप लोग इसमें से देख लीजिए। बाकी यही प्रश्न था, आप चेक कर लीजिएगा एक बार।
देखिए, भारतीय संस्कृत का विशेषता अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे बेटा कि भारतीय संस्कृता विविधता एकता च विशेषता अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति की विशेषता विविधता में एकता है। अगला जो हमारा बेटा प्रश्न था वो ये है कि मरणम मंगलम कुत्र भवति, यानी कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है, यानी मृत्यु मंगलकारी कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे वाराणस्या। यहाँ पर कुत्र की जगह बस वाराणस्या लिख दीजिए, बाकी पूरा उतार देंगे। जैसे मरणम मंगलम वाराणस्या भवति, इस तरीके से आंसर आप लिख देंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। अगला हमारा, यानी कि वाराणसी काशी में मरना मंगलकारी होता है, कल्याणकारी होता है बेटा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न बेटा यहाँ पे देखिए खुल गया है, तो प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे प्रश्न है बेटा। ये प्रश्न है, ये आप देख पा रहे हैं बेटा। तो अभी हमने देखिए मरना मंगलम कुत्र भवति, ये दो हमने देख लिए, बाकी ये इन दोनों को भी देख लेते हैं फटाक से बेटा, जल्दी से मतलब। तो एक मिनट, ये है उत्तर बेटा। 2 हो गए बेटा, ये थर्ड वाला है देखिए। अलकछेंद्रा सेनापतिम किम आदिशत, यानी अलकछेंद्र जो थे उन्होंने सेनापति को क्या आदेश दिया? तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर में, अलकछेंद्रा सेनापतिम आदिशत, उन्होंने ये आदेश दिया था बेटा कि वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, यानी कि जो सिकंदर ने सेनापति को क्या आदेश दिया कि वीर जो पुरराज हैं उनके बंधन को खोल दो। ये बेटा इसकी हिंदी है। आगे का जो बेटा प्रश्न था वो ये है, ये सभी इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको याद करके जाइएगा बेटा, पेपर में याद कर लीजिएगा। आगे है असंतोषण असंतोषेण का वर्धते, यानी असंतोष से क्या बढ़ता है? आप लिखेंगे तृष्णा। यहाँ पर का की जगह बस तृष्णा लिख दीजिए, आंसर पूरा हो जाएगा। यानी असंतोषेण तृष्णा वर्धते, यहाँ पर आंसर देख लीजिए बेटा, ये है। तृष्णा का मतलब होता है लालच या इच्छा। तो हमने बेटा प्रश्नों को देख लिया, आइए निबंध को देखते हैं। हमारा यहाँ पर निबंध मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। देखिए ये है निबंध। यहाँ पर आपके 4 निबंध हैं, जिनमें जल संरक्षण है, मेरी प्रिय पुस्तक है, और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान है, स्वच्छ भारत अभियान है। तो हम स्वच्छ भारत अभियान को भी इम्पोर्टेंट है वैसे ये भी, और एक विज्ञान अभिशाप वरदान वाला बहुत ज़्यादा आता है, उसको भी आप तैयार करके जाइएगा। बाकी आज की वीडियो में इनमें से हम जो ये थर्ड वाला है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के निबंध को बेटा देखेंगे। तो आइए हम जो इसका हल है उसको देखते हैं। देखिए इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले रूपरेखा होगी, यानी आउटलाइन होगी। सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये बेटा हेडिंग है आपकी, ये आपकी रूपरेखा है। रूपरेखा में आप डिटेल में नहीं लिखेंगे, बस हेडिंग्स डाल देंगे सारी। प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ हो गई, प्रदूषण रोकने के उपाय और समाधान, फिर उपसंहार लिखेंगे बेटा। तो आइए सभी हेडिंग को अच्छे से हम समझते हैं। पहली हेडिंग है बेटा हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप लिखेंगे, आज के औद्योगिक और आधुनिक युग में प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह समस्या न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बनी हुई है। जीवन के अस्तित्व के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। अब पर्यावरण का बेटा आप हेडिंग डालेंगे अर्थ। प्राकृतिक वातावरण में अनचाहे हानिकारक तत्वों का समावेश होना,
जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और सजीवों पर बुरा असर पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण कहते हैं। आगे बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो ये है, प्रदूषण के प्रकार। इसमें आप पहली हेडिंग जैसे वहाँ पे ऊपर लिखी थी रूपरेखा में, तो आप वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि कारखानों और वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं जैसे CO2 और H2O से हवा दूषित हो रही है। और जल प्रदूषण में आप लिखेंगे कि उद्योगों का जो गंदा पानी है बेटा, वो शहरों का कूड़ा नालियों में मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण में आप लिखेंगे वाहनों और जो लाउड स्पीकरों हैं और मशीनों के अत्यधिक शोर से होता है ध्वनि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में आप लिखेंगे प्लास्टिक, रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट हो रही है। आगे जो बेटा हमारी फोर्थ हेडिंग है उसमें आप ये लिखेंगे बेटा कि प्रदूषण के कारण। देखिए प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं इसमें बेटा। देखिए औद्योगिकीकरण और तेज़ी से बढ़ते हुए वाहन, वनों की कटाई, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि में रसायनों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। और फिफ्थ हेडिंग में बेटा आप लिखेंगे प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। तो ये है, इसमें आप लिखेंगे बेटा कि स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत, कैंसर, हृदय रोग और एलर्जी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं प्रदूषण से बेटा। और पारिस्थितिक असंतुलन, यानी जीव जंतुओं की कई प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बेटा प्रदूषण रोकने के उपाय या समाधान। तो देखिए इसके अंदर आप लिखेंगे वृक्षारोपण। इस हेडिंग के अंदर आप बेटा लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि वे हमें क्योंकि वे हवा को साफ करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन यानी कूड़ों का सही निस्तारण और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। जन जागरूकता यानी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति शिक्षित करना चाहिए। लास्ट में बेटा आप हेडिंग डालेंगे उपसंहार, यानी प्रदूषण एक, इसके अंदर आप लिखेंगे प्रदूषण एक भयंकर समस्या है। प्रदूषण एक भयंकर समस्या है जिसका समाधान केवल सरकार नहीं बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से संभव है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे तो हमें आज ही जागरूक होना होगा और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना होगा बेटा। तो ये बेटा आपका पूरा जो प्री बोर्ड का आपका 2026 का प्रश्न पत्र था हिंदी का, उसका सलूशन है। बाकी जो आपका MCQs हैं, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। तो अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा आप लोग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा।